तो ओनली टेट में आज हम बात करेंगे सीटेट के फर्स्ट पेपर का क्या पाठ्यक्रम है, यानी कि क्या सिलेबस है। तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हम कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो। क्योंकि बिना सिलेबस के यदि हम पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें नया लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा नहीं, हमने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझा नहीं, इसकी वजह से कहीं न कहीं हमने एक आध 2 टॉपिक छोड़ दिया होगा। इसकी वजह से हमें कुछ जो एक तरीके से क्वेश्चन हैं वे नए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कभी भी आपको एग्ज़ामिनेशन की कोई भी एग्ज़ामिनेशन की आपको प्रिपरेशन करना है या आप करना चाहते हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए उस पेपर के। मतलब जिस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसके परीक्षा का क्या पैटर्न है, क्या पाठ्यक्रम है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट के फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, ठीक है, क्या पैटर्न है, आइए समझते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए अच्छे से समझते हैं। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण की बात करते हैं, ठीक है, जिसे सीडीपी के नाम से आप जानते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। और दूसरी बात करते हैं, दूसरा पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। जैसे कि बात करते हैं हिंदी की बात करते हैं, तो लैंग्वेज का जो पेपर होता है इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे भाषा की बात करते हैं, दूसरे लैंग्वेज का जो पेपर है वो है, जैसे कि इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में भी अगर देखा जाए तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा विषय होता है और वो विषय होता है गणित। तो गणित में भी देखा जाए यानी कि मैथ में भी देखा जाए तो 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा विषय है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे आप पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 30-30 मिलाकर टोटल टोटल प्रश्नों की संख्या कितने हो जाते हैं? तो टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाते हैं। और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं? तो 150 मार्क्स हो जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और कितना समय अवधि मिलेगी, यानी कितने समय के लिए पेपर होता है? तो लगभग अगर देखा जाए तो 150 मिनट हमें मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एक और बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे कि बात करते हैं, ये जो पांचों विषय होते हैं, पांचों विषय में क्या होता है, प्रत्येक विषय में 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और 15 मार्क्स के पैडागोजी, जिसे शिक्षण शास्त्र के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। तो 15-15 मार्क्स से 2 खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो केवल और केवल यदि आप न्यूमेरिकल तैयार करके जाते हैं और पैडागोजी आप तैयार करके नहीं जाते हैं, तो ये मान के चलिए जब आप पेपर में बैठेंगे तो बहुत ही कम प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इसमें भी अगर देखा जाए तो 15 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 का 15 आपको नहीं आएगा, यानी कि पूरे 15 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें मान चलिए जैसे कि 10 या 12 लोग सॉल्व कर पाते हैं या 9 सॉल्व कर पाते हैं, तो इसलिए आपको दोनों खंड तैयार करके जाना होगा या दोनों खंड आपको तैयार करके जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पेपर वन किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो पेपर वन उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं प्राइमरी का, यानी कि जो प्राइमरी का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए क्या है, पेपर वन है। तो पेपर वन देने के लिए कौन छात्र एलिजिबल है? जो एक तरीके से देखा जाए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, किसका? जो शिक्षक बनना चाहते हैं प्राइमरी का, तो उनके लिए क्या है, पेपर वन है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं बाल विकास में, अगर देखा जाए तो बाल विकास में अगर देखा जाए तो पहले चैप्टर की बात की गई है, वो है, अगर देखा जाए तो विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है। तो पहले चैप्टर में आपको समझना होगा, जानना होगा अच्छे तरीके से कि भाई बाल विकास की क्या अवधारणा है, अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है, ठीक है, यानी कि लर्निंग के साथ इसका क्या रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, फिर आपको ये जानना चाहिए बालकों के विकास के अध्ययन क्या होता है, ठीक है। तो बालकों के विकास के अध्ययन के बारे में आपको पता होना चाहिए, या बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये भी एक चैप्टर में बना हुआ है। ठीक है, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समाजीकरण के बारे में, देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया को लेकर बताया गया है कि बच्चों का समाजीकरण कैसे होता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों जब बच्चे को जन्म होता है तो किसी भी मतलब जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका संपर्क लोगों के साथ बढ़ता है वैसे वैसे वो समाज के वैसे वैसे कुछ ना कुछ वो समाज से चीज़ें सीखता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है, जो कि आप जानेंगे भी आगे और आपको जानना भी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो हमारा चैप्टर है, या कह सकते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, वो जैसे कि बात करते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और किस प्रकार के परीक्षण उन्होंने किया था, किस पर उन्होंने परीक्षण किया था। जैसे कि पियागेट की बात करते हैं, कोलबर की बात करते हैं, वाइगोत्स्की की बात करते हैं, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। ठीक है, और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की क्या अवधारणा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके परसेप्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ आपको पता होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको बुद्धि वाला चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसको, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है ऊपर के दोनों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बहुआयामी बौद्धिकता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि इस तरह के चैप्टर जब आ गए तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, या इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि भाई ये चैप्टर कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और आपको लगेगा भी, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुआयामी बौद्धिकता के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, जब यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता नहीं होगा। ठीक है, आपने सिलेबस को अच्छे से देखा नहीं होगा, इसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती रही हैं और आपको लगेगा कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल नए पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा आपको सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा और चिंतन की बात कर लेते हैं। तो भाषा और चिंतन वाला भी चैप्टर इसमें है, बहुत अच्छे से है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, या हमारे सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सिलेबस में ये भी है कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की क्या भूमिकाएं होती है, लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है, शैक्षिक उनका व्यवहार कैसे होता है। ठीक है, और रूढ़िवादिता चीज़ें क्या होती है, रूढ़िवाद क्या होता है, या रूढ़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी आपका एक चैप्टर है या टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लर्निंग का अगर देखा जाए तो इवैल्यूएशन असेसमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक में दिए गए हैं या आपके सिलेबस में दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, ये भी आपको टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़कर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये रहा, आपने देखा कि पहले टॉपिक या पहले चैप्टर में आपने देखा कि कितने सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो पहले चैप्टर में हमने देखा कि कौन कौन से एक तरीके से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, या अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि उसमें सब टॉपिक कौन कौन से दिए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा है। तो जैसे कि जो हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में, हमने उनको समावेशी शिक्षा की अवधारणा वगैरह हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, यदि उन्हें नहीं समझ में आया है तो वे चिंता ना करें। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से क्लासेस मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि गैर लाभ प्राप्त मतलब जिन्हें शिक्षाएं नहीं मिल पा रही, वो भी उनकी किस प्रकार के पृष्ठभूमि है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जो लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं वे शिक्षा से अछूते हैं, यानी कि अभी भी उन्हें सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो एक तरीके से विकलांग वगैरह हैं, दिव्यांगजन वगैरह हैं, वे उनको भी अभी कहीं ना कहीं वे शिक्षा से वंचित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम संबंधी समस्याएं की बात करते हैं। तो लर्निंग से संबंधित किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर या इस टॉपिक को भी आपको पढ़कर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना चाहिए, कि भाई जो प्रतिभावान जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 140 प्लस होती है या 130 प्लस होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिभावान विद्यार्थी या शिक्षार्थी कहा जाता है। तो उनकी किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, वे क्या चाहती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब तक इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप मान के चलिए जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है पीछे होना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं सीखना और शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो भाई आपको सीखना और शिक्षा शास्त्र के बारे में, पैडागोजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं और वे किस प्रकार की चीज़ें सोचते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कैसे वे सीखते हैं और क्या वे सोचते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापन की बुनियादी, अध्यापन यानी कि पढ़ाने की बुनियादी प्रक्रियाएं, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है, जब आप टीचिंग करें तो उसकी क्या एक तरीके से फंडामेंटल कहीं ना कहीं उसके क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस टॉपिक को भी आपको पढ़कर जाना चाहिए कि बालकों में यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम में वैकल्पिक क्या संकल्पनाएं होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बोध और संवेदनाएं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को आज पहली बार पता चल रहा होगा कि अच्छा ये भी टॉपिक दिया गया है कि बोध और संवेदनाएं क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणा और अधिगम के बारे में बात करते हैं। तो प्रेरणा और अधिगम के वाले चैप्टर को भी आपको पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, या मोटिवेशन की बात की जा रही है, मोटिवेशन एंड लर्निंग की बात की जा रही है, तो ये वाला भी चैप्टर आपको अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अधिगम में योगदान देने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सीखने में कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक तरीके से कहीं ना कहीं वे क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये रहा साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के विषय, साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से सब टॉपिक हैं। तो जैसे कि बात करते हैं हिंदी में, अगर बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाषा की समझ क्या होती है और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो भाषा की समझ और इसका अध्ययन क्या है या इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो अनसीन पैसेज की बात करते हैं, आप पठित गद्यांश की बात करते हैं, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्याकरण यानी कि आपको ग्रामर पूरा आना चाहिए। देखिए यहाँ व्याकरण लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि पूरा ग्रामर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी चैप्टर आपको पढ़कर जाना चाहिए। सुनने और बोलने की भूमिका की बात करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाषा के क्या कार्य हैं, ये भी आपको पढ़कर जाना चाहिए अच्छे से, कि भाई सुनने और बोलने में भाषा की क्या भूमिका होती है या एक तरीके से क्या है, भाषा का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका की बात करते हैं। तो किसी भाषा शिक्षण में अगर देखा जाए तो व्याकरण की क्या भूमिका होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाषा कौशल की बात करते हैं, भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाषा की समझ होनी चाहिए और प्रवीणता उसमें कितनी अच्छी कुशलता आ सकती है और उसका मूल्यांकन कैसे होगा, इसके बारे में भी समझ आपको पढ़ना चाहिए। तो भाषा की समझ, प्रवीणता और मूल्यांकन वाला भी चैप्टर आपको पढ़कर जाना चाहिए या टॉपिक पढ़कर जाना चाहिए। शिक्षण की बात करते हैं तो जैसे शिक्षण सामग्री के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण सामग्री में जैसे पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, कहीं न कहीं आप प्रॉब्लम में रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। अब सोचिए ये भी आपको चैप्टर पढ़कर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह के चैप्टर को या इस तरह के टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कई बार नहीं मिल पाता है। तो जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं या जो लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं, वे बिल्कुल चिंता न करें क्योंकि मैं पूरा सिलेबस से ही देखकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। अब आपको मैं सिलेबस दे दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ें छूट गई हैं तो एक बार आप लोग हमें ज़रूर याद करवाइएगा। चलिए बात करते हैं अब तीसरे मतलब लैंग्वेज भाषा 2 की बात करते हैं, लैंग्वेज पेपर 2 की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं तीसरे विषय की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, जो दूसरी भाषा का पेपर होता है, यानी कि उसी में होता है 30 मार्क्स का। तो इसमें पहला चैप्टर जो दिया गया है लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में दिया गया है। अनसीन पैसेज आपको आना चाहिए, ग्रामर आपको आना चाहिए, पूरा ग्रामर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब पढ़ाने के क्या सिद्धांत होना चाहिए भाषा के, तो ये आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या होता है, लैंग्वेज में क्या काम होता है। देखिए, जो व्यक्ति हिंदी का अच्छे से तैयार कर ले, जो व्यक्ति या जो छात्र हिंदी का अच्छे से पैडागोजी तैयार कर ले, ये मान के वो चले कि अंग्रेजी की उसकी बहुत अच्छे से पैडागोजी आराम से तैयार हो जाएंगे। तो एक बार आप हिंदी वाला पूरा पैडागोजी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, यानी कि फिर उसके बाद आप पढ़िए इंग्लिश वाला पैडागोजी। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलिए उसमें से जितनी सारी चीज़ें हैं ज़्यादातर यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग इन लैंग्वेज। मतलब कि भाषा को पढ़ाने में अगर देखा जाए तो ग्रामर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, जैसे अभी आपने देखा था ना, यहाँ पर ये देखिए भाषा कौशल की बात करते हैं, तो सारा कुछ ज़्यादातर आपको, आप नीचे वाले सिलेबस को एक बार ऊपर वाले क्लास इस सिलेबस को पूरा अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें मिलाइए, आपको सब मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 100% की बात मैं नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफेंसी की बात करते हैं, तो इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग मटेरियल की बात करते हैं, जो कि आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं, मल्टीमीडिया और मल्टी मटेरियल्स और मल्टी लैंग्वेज और रिसोर्सेज की भी बात की जाती है, तो इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और रेमेडियल टीचिंग के भी बारे में बात की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं, हमारा चौथा विषय है वो है गणित। तो गणित के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से शैक्षणिक मुद्दे हैं। जैसे कि बात करते हैं ज्यामिति वाला चैप्टर आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। आकार और स्थानिक समझ के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए, संख्याएं के बारे में हमें पता होना चाहिए, जोड़ना और घटाना के बारे में पता होना चाहिए, गुणा करना हमें पता होना चाहिए, विभाजन करना हमें पता होना चाहिए, मेजरमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, भार के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, समय, परिमाण, और उसके बाद बात करते हैं आंकड़ा प्रबंधन की बात करते हैं, डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, पैटर्न राशि, अंक गणित और तार्किक प्रकृति के सोच के बारे में। पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सामुदायिक गणित के बारे में पूछा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, और शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें फिर एक बार उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा या उनको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भाई आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा कंप्लीट करवाई जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू के बारे में। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात करते हैं, ये आपको लगभग अगर देखा जाए तो सभी विषयों में ये वाला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो एक जगह अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, सॉरी, एक जगह यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बदली होगी, जैसे मैथ का होगा तो मैथ की भाषा में लिखा होगा। ठीक है, और बात करते हैं साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की भाषा में लिखी होगी। चलिए बात कर लेते हैं पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में, यानी कि एक तरीके से
एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आइए बात करते हैं। एक तो परिवार और मित्र वाला चैप्टर है जिसमें संबंध, कार्य, खेल, पशु और पौधों के बारे वाला चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। भोजन और आश्रय की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे लोग इसको कम में पढ़ लेते हैं या पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं जल की बात करते हैं, एक बहुत छोटा चैप्टर है जल वाला। भ्रमण वाला भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। वे चीज़ें जो हम बनाते हैं ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना चाहिए या हमें पढ़कर जाना चाहिए। और नेक्स्ट बात करती हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व होता है, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट का कैसे एक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण के बारे में बात करते हैं। सीखने का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न गलत कर देते हैं और कई बार वे सोचते हैं कि तो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित। जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो बिल्कुल वे गलत सोच रहे हैं। पॉलिटी से भी एक दो प्रश्न आ जाते हैं। साइंस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो दो चार प्रश्न इसमें से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया साफ साफ हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से भी प्रश्न पूछेंगे। मतलब इससे जो संबंधित चीज़ें हैं उससे ज़रूर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आपको सब पढ़ना चाहिए जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाए या आप एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें के जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चर्चाएँ होती हैं, डिस्कशन वाला चैप्टर है थोड़ा से। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण सामग्री एड्स के बारे में पता होना चाहिए। समस्याएँ क्या हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि बात करते हैं, हमने पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम सीटेट के सेकंड पेपर देखेंगे। सेकंड पेपर का क्या पाठ्यक्रम है उसको हम देखेंगे अगले दिन यानी कि कल देखेंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वे क्या करें, सभी लोगों को बता दें कि जो ओनली टेट है, यहाँ ओनली टेट जो है वो आपको सेकंड पेपर की अच्छी तैयारी करवाएगा। और दूसरी बात करते हैं जैसे कि बात करते हैं आपके सुपर टेट की जो तैयारी होती है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएंगी। सीटेट के जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें इसकी संबंधित क्लास आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि इसकी जो क्लास आपको मिलेंगी हो सकता है मैराथन के रूप में मिल जाए। तो मैराथन के रूप में क्या होगा कि आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और उससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए सेकंड पेपर आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार करवाया जाएगा। तो सेकंड पेपर और सुपर टेट बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। कोई भी छात्र ये ना सोचे कि हमें चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किसी दिन आप भूल जाएंगे और टॉपिक इसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाए और आपसे टॉपिक मिस हो जाता है तो फिर ये मान के चलिए जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको खुद में खुद पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने चैनल को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना चाहिए। जब तक आपकी तैयारी चल रही है तब तक आपका सारा कुछ बढ़िया नोटिफिकेशन वगैरह ऑन होना चाहिए। जब आपकी तैयारी खत्म हो जाए, आप तैयारी कर लिए हैं तो अनसब्सक्राइब मत करिए, बस क्या करिए नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए क्योंकि अब आपको पढ़ना नहीं है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।